अच्छा देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हो गया था। मैंने आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क दिया था स्टडी मैट का, जिसमें आपका नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डाउट है। जिसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है निकालो। हो गया क्या भैया? 1-10 सेकंड के लिए जॉइन ऑर्डर है कंपाइलर लास्ट से चालू करेंगे। हाँ, एग्जाम पेपर का क्वेश्चन जो पीछे से आया हुआ है। बाकी दो नहीं है तो हाँ वो है ना। अच्छा देखो, नंबर 10, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10, इसमें डाउट है तो ये डिस्कस कर लेते हैं। 11-12 में कोई दिक्कत नहीं हुआ? ठीक है। Grain Limited had decided to reconstruct the balance sheet since it has accumulated huge losses. The following is the balance sheet of the company as at 31st March before reconstruction. ठीक है, due to the huge losses, company wants to reconstruct, right? यानी internal reconstruction हो रहा है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल जैसे दिया हुआ रहता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट खत्म होने के बाद फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। यानी मिस्टर एक्स बोल के एक इंसान है जिसके पास हमारी कंपनी के 14% फर्स्ट डिवेंचर्स है, 12% सेकंड डिवेंचर्स है एंड ट्रेड पेबल्स है, राइट। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली मिस्टर वाई भी है, और उनके पास हमारी कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर्स 50 रुपए वाले 3 लाख के हैं, जो कि पार्टली पेड अप है 40 पेड अप वाले। फुल्ली पेड अप वाले 3 लाख रुपए के शेयर्स है, और पार्टली पेड अप वाले 40 रुपीज पेड अप के 5 लाख रुपीज के शेयर्स है उन लोग के पास में, ठीक है। Then the following of reconstruction, the following scheme of reconstruction is approved by all parties interested and also by the court. अब reconstruction का क्या scheme आया? Uncalled capital is to be called up in full and such shares and the other fully paid up shares be converted into equity shares of 20 each. यानी क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो uncalled वाले shares है उसको fully called up कर लो। तो अनकॉल्ड वाले कौन से शेयर्स? वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ शेयर्स। एक है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच, ये फुल्ली पेड अप है, और एक है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, ₹40 पेड अप। तो ये जो 10 रुपए अनकॉल्ड है, इसको बोला है कॉल करके फुल्ली पेड अप बना दो। तो इनसे जब पैसा मंगाएंगे हमें पूरा पैसा मिल जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीज। पहला एंट्री क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर आप ये भी कर सकते हो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दो एंट्री। नहीं, फिर बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। पहले फाइनल कॉल ड्यू करके आप रिसीव एंट्री भी कर सकते हो, या डायरेक्ट रिसीव एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब ड्यू करते हैं तो एंट्री होता है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिसीव एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फाइनल आउट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये पहला एंट्री। फिर आगे जाके उसने बोला कि जो फुल्ली पेड अप वाले शेयर्स है उनको कन्वर्ट कर दो, 50 रुपए के शेयर्स को 20 रुपए का बना दो। तो यानी पुराने वो फुल्ली पेड अप वाले अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। फुल्ली पेड अप वाले कितने थे? 50,000। 50,000 शेयर्स थे, 50 रुपए फेस वैल्यू फुल्ली पेड अप, मतलब, और एक था ना, सॉरी, 1,50,000 नॉट 50,000, क्योंकि अभी जो 1 लाख वाले इक्विटी शेयर्स थे वो भी तो फुल्ली पेड अप बन गए। तो बोलता जितने भी तुम्हारे फुल्ली पेड अप शेयर्स है, और सबका फेस वैल्यू कितना? 50 रुपए ही है, तो फुल्ली पेड अप शेयर्स को आप क्या करो, 20 रुपए का बना दो। यानी जो शेयर्स आपके 50 रुपए वाले हैं उन सबको कितने का बना दो? 20 रुपीज का। तो हमारे कंपनी में टोटल शेयर्स कितने हैं? 1,50,000 शेयर्स। ये भी तो अब क्या हो गया, फुल्ली पेड अप हो चुका है, राइट। अब इसको फेस वैल्यू कितना बनाना है? 20 रुपीज। तो मेरा ये जो पुराना 50 रुपए फेस वैल्यू है ये तो बंद हो जाएगा। तो 50 इंटू 1,50,000
75 लाख। और नया इक्विटी शेयर्स कितने का होगा? सेम नंबर्स रहेंगे बट फेस वैल्यू 20, बाकी चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन या फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नंबर 1 क्लियर है? इसमें पहले आपने फाइनल कॉल ड्यू किया एंड उसके बाद में फेस वैल्यू 50 वाले को आपने क्या कर दिया? 20 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है यहां तक? यहां तक दिक्कत? नंबर 2, अब यहां पे बोल रहा है मिस्टर एक्स इज टू कैंसल ₹7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट अदर देन शेयर्स। शेयर्स को छोड़ के वो 7 लाख रुपए का क्या करेगा? कैंसल आउट कर रहा है। ठीक है जी, 7 लाख का कैंसल आउट कर रहा है एंड टू पे 2 लाख टू द कंपनी एंड टू रिसीव न्यू 14% डिबेंचर्स फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब यहाँ पे एक चीज समझना, मिस्टर एक्स 7 लाख तो माफ कर रहा है। मिस्टर एक्स को टोटल कंपनी से मिलना है 12 लाख प्लस और वो 2 लाख दे रहा है कंपनी को, मतलब टोटल 14 लाख रुपए हो गया ना। अब एक चीज समझना, समझ लो उसने बैंक से तुमको पैसा दिया। सबसे पहले एक्स आपको पैसा दे रहा है तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक टू एक्स। ठीक है जी, 2 लाख रुपए दे दिया। यहां तक क्लियर है? तो यानी मेरे लाइबिलिटी में एक्स का और 2 लाख का वैल्यू बढ़ गया। अब जितना भी टोटल लाइबिलिटी है एक्स से रिलेटेड, उसमें से वो 7 लाख माफ कर रहा है, बाकी बचा हुआ अमाउंट के लिए वो क्या लेके जा रहा है? 14% फर्स्ट डिवेंचर, राइट? अब जब मुझे एक्स का अकाउंट बंद करना है तो एक बात बताओ, आपकी बैलेंस शीट में कहीं पे भी एक्स का अकाउंट ओपन है क्या? डिबेंचर्स बोल के अकाउंट है, यानी पहले एक्स का अमाउंट ड्यू करना पड़ेगा। हमें जितना भी पैसा एक्स को देना है वो ड्यू करना पड़ेगा ना। ड्यू एंट्री होता है ना, जैसे आप लोग करते हो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ पे हमें डिबेंचर होल्डर का नाम पता है, तो पहले अपन क्या करेगा? एक्स का अकाउंट ओपन करके ड्यू करेगा। ड्यू, हाँ हाँ ठीक है, वो नेट ऑफ होता है, लेकिन फिर तुम्हारे अकाउंट्स बंद नहीं हो रहे होंगे। 7 लाख, 12% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट 3 लाख, ट्रेड पेबल अकाउंट 2 लाख, फिर बैंक अकाउंट 2 लाख, 14 लाख का मेरा डेबिट हो गया। टू फर्स्ट 14% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट 7 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन 7 लाख। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, क्योंकि आपने एक्स का नाम ही कहीं शो नहीं किया। ठीक है, परफेक्ट है वो, परफेक्ट है, परफेक्ट है, वो भी परफेक्ट है। अपन क्या कर सकते हैं? यदि एक्स का नाम यूज कर रहे हैं तो पहले एक्स का ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या करेंगे? 12% फर्स्ट डिबेंचर डेबिट, 12% सेकंड डिबेंचर डेबिट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 3 लाख, 7 लाख और 2 लाख, टू एक्स कितना? 12 लाख इधर, क्योंकि 2 एंट्री हो गया ना, एक बैंक टू एक्स हो गया और एक ये वाला हो गया, यानी एक्स को टोटल अब कितना देना है? 14 लाख। ये एंट्री क्लियर है? आप या तो ड्यू करो या फिर मत करो। डायरेक्ट करोगे तो फिर इन लोगों ने जैसा किया वैसे करना पड़ेगा। अभी मैं बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे होगा। अब हमें एक्स को पे करना है तो हम एंट्री क्या करेंगे? एक्स डेबिट 14 लाख, एक्स 12 लाख और 2 लाख, टोटल इतना वैल्यू से क्रेडिट हुआ यानी 14 लाख। तो एक्स डेबिट 14 लाख टू 14% फर्स्ट डिबेंचर 7 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन 7 लाख। या तो आप क्या करो, दिस एंट्री एंड दिस एंट्री, ये वाला एंट्री, इन तीनों का मर्ज एंट्री कर लो। अब इस तीनों का मर्ज एंट्री क्या होगा? एक्स एक्स तो हर जगह कैंसिल ही हो रहा है ना, एक्स एक्स तो कैंसिल हो रहा है, तो आप क्या एंट्री कर दो? 12% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, 12% सेकंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7 लाख, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू
14% फर्स्ट डिवेंचर 7 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन 7 लाख। आप मर्ज एंट्री भी कर सकते हैं या फिर ये 3 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। हाँ है, हम अलग अलग करके किया, बट हम मर्ज एंट्री भी बता रहे हैं, आप लोग कर सकते थे। वो नहीं सॉल्व कैसे करेगा। तो देखो पहला एंट्री ये था, दूसरा ये वाला एंट्री था, आगे करो कर लेगा। देन थर्ड एंट्री हमने ड्यू किया, बीइंग अमाउंट ड्यू टू एक्स, फिर एक्स से पैसा मिला, तो टोटल एक्स को अब हमें कितना देना है 14 लाख। उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं उसको 14% फर्स्ट डिवेंचर 7 लाख रुपए के, और बाकी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। आप ये 3 एंट्री भी कर सकते हो, या फिर इन 3 एंट्रीज की जगह आप एक एंट्री भी कर सकते हो। आपका एक एंट्री क्या होता, 12% फर्स्ट डिवेंचर डेबिट, 12% सेकंड डिवेंचर डेबिट, ट्रेड पेबल्स डेबिट, बैंक डेबिट 3 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 2 लाख to 14% debenture 7 lakh to reconstruction 7 lakh। आप ये 3 अलग एंट्री करो या एक मर्ज एंट्री करो, बात एक ही है। भैया 12th नंबर में ना 10% डिवेंचर 6 लाख का है, और ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है कि द डिवेंचर होल्डर्स टू इन्वेंटरी एंड क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल, तो इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है डिवेंचर होल्डर में पूरा पैसा आ जाता है। और उसका डिवेंचर ड्यू एंट्री भी करना पड़ेगा क्या, डिवेंचर्स टू डिवेंचर? नहीं नहीं वो जरूरत नहीं, डायरेक्ट। ठीक, क्लियर है यहां तक? बाबा जिसका डाउट था उनको क्लियर है? इंटरेस्ट पेबल तो नहीं है बैलेंस शीट में, तो बस, तो नहीं है तो जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, सिमिलरली y का केस में होगा, जो चीज x का किया वही तो y का पॉइंट है। y is to cancel 3 lakh of his total debt and to accept new 14% first debenture for the balance। तो सेम कहानी y का होगा, y का ड्यू करो और फिर उसको कन्वर्ट कर दो, या फिर डायरेक्ट एंट्री पास कर लो आप लोग। सेकेंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट डिवेंचर टू रिकंस्ट्रक्शन। हाँ चलेगा। आप ऐसे मर्ज एंट्री कर सकते हो। y के लिए यही एंट्री करोगे ना? क्लियर है? देन अब जो भी रिकंस्ट्रक्शन में पैसा आया है हमारा, उससे गुडविल राइट ऑफ कर देंगे, पीएनएल का बैलेंस राइट ऑफ कर देंगे, एंड क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर को भी वैल्यू कम कर देना। अभी भी नंबर 10 में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
ये हो गया। तो यही था, 11-12 में तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्वेश्चन बैंक की तरफ जा सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस का एंट्री है तो बस क्या आता है एक्सपेंस। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, नया कोई अकाउंट खुलेगा ही नहीं, एवरीथिंग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से। क्योंकि तुम पहले कैश बैंक खोलेगा तो नॉमिनल नेचर उसको क्लोज करने के लिए तो वापस बंद करना पड़ेगा ना, तो डालेगा तो तुम रिकंस्ट्रक्शन से। देखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन ही नहीं देखा हम अभी तक। कराओगे हाँ अभी अभी कराएगा पहले। राजा रानी चले आगे। क्वेश्चन बैंक तो स्टडी मेट तो पूरा हो गया। हाँ देखो, अभी जस्ट पहले जो रिसेंट 2 एग्जाम में आया हुआ वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड देन विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नंबर 12, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ, सबको ये ना मेरे साथ, पेज नंबर बता दिया 236। The following scheme of reconstruction has been approved for equity shareholder and debenture holder of TP Limited. The equity shareholder to receive in lieu of their present holding of 1,50,000 shares of 10 each. यानी इक्विटी शेयर होल्डर पुराने वाले, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000 इंटू 10 मतलब कितना हो गया, 15 लाख रुपए का इक्विटी शेयर है। पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या देंगे, 50,000। द फॉलोइंग क्या क्या मिलेगा, 50,000 कैश, एंड 9 लाख के लिए क्या मिलेगा, 10% डिवेंचर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो मतलब कितना डिवेंचर इश्यू करना पड़ेगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 120। यस, अरे ये समझ में आया क्या, क्योंकि ये क्या बोल रहा है पता है, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है 15 लाख, उसमें से 50,000 फेस वैल्यू वाले को 50,000 का कैश दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी 9 लाख वाले फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स को हम डिवेंचर्स दे रहे हैं, 10% डिवेंचर। कितने रुपए में इश्यू कर रहे हैं, 120 रुपए में। तो हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश में देखा है ना, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस होगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड हो जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 120, मतलब कितने डिबेंचर्स, 7,500। तो 10% डिबेंचर, चलो कॉपी में कर ले क्या, यहां कर लेते हैं। कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 12, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15 लाख टू कैश अकाउंट 50,000 to 10% debenture 7,500 into 100, 7,50,000 to securities premium 7,500 into 20। डिवेंचर के केस में वैसे नहीं होता क्या कि प्रीमियम उसमें जाता है, क्या होता है दूसरे अकाउंट में जाता है। प्रीमियम तो एक ही है, चाहे डिवेंचर हो चाहे शेयर्स हो चाहे कुछ भी, प्रीमियम इज प्रीमियम। अब प्रेफरेंस शेयर हम लोग प्रीमियम में इशू करता है, उसका जो प्रीमियम का वैल्यू तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, तो वो भी तो, ये भी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा रहा है।
एवरी प्रीमियम इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ओनली। तो ये ऐसे अलग अलग करके दिखाना जरूरी है, टोटल करके नहीं लिख सकते? क्या चीज? टू 10% डिवेंचर्स 9 लाख। 9 लाख रुपए फेस वैल्यू का तुमने इश्यू नहीं किया, तुमने डिबेंचर्स ही टोटल 7500 इशू किए हैं, तो 7500 डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर तो 100 रुपए है, तो तुम्हारा बुक्स में डिबेंचर का लाइबिलिटी तो 7.5 लाख रुपए का ही आया है। तो बाकी फिर एसपी का हाँ, वो तो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी चार्ज कर रही है। मतलब इन शॉर्ट समझ लो, मुझे तुम्हें 1 लाख रुपए पे करना है, मैं बोलता हूँ मेरे कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 20 रुपए में ले लो, तो मेरे बुक्स में तुम शेयर कैपिटल में तो 10 रुपए ही आएगा ना तुम्हारा, तो बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट तो कंपनी का फायदा है। क्लियर है? देन आगे क्या बोला, फॉर बैलेंस 5,50,000, 15 लाख में से 9,50,000 का तो हिसाब हो गया, बचा 5,50,000, इसके लिए क्या बोल रहा है, फॉर बैलेंस 5,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर एग्रीड टू एक्सेप्ट 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन फुल सेटलमेंट। अच्छा जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का ले रहा है, 5 लाख, तो देना तो कितना था, तो बाकी क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इजी है। आप जो क्वेश्चन बोल रहे थे वो कौन सा क्वेश्चन था? वो है। क्लियर है ये? पॉइंट नंबर 2, दो एंट्री पूछा आपसे 4 मार्क में, सीखी है, अच्छा ही वेटेज था। 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख, डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू एक्सेप्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 3.5 लाख एट ए वैल्यूएशन ऑफ 4,45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्या करेंगे? पहले तो देखो हमारे बुक्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का है, 350, उसको एट ए वैल्यूएशन ऑफ 4,45,000 पे लेके जा रहे हैं, पहले इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, वैसे नहीं करके भी कर सकते थे, क्वेश्चन में बताऊंगा भी कैसे कैसे हो सकता था, दो तरीका है। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितने से बढ़ाना है, पहले तो बढ़ाया, ठीक है, फिर 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तुम लोग मत लिखना एग्जाम में, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना। ये दो एंट्री किया, टोटल फायदा रिकंस्ट्रक्शन में कितना हो रहा है, 55 प्लस 95, 1,50,000 का है ना। आप इसकी जगह इन दो एंट्री की जगह, चलो मैं साइड में शो कर देता हूं, इस दो एंट्री की जगह आप एक मर्ज एंट्री कर सकते थे, 8% डिबेंचर डेबिट 5 लाख टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू कितना था, 3,50,000 टू रिकंस्ट्रक्शन 1,50,000। बात तो एक ही है, पहले हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ाया फिर ट्रांसफर किया, रदर देन हम क्या कर सकते थे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू में क्रेडिट करते तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट 150 आता। आप दोनों एंट्री को मर्ज करके देखोगे तो यही इफेक्ट हो रहा है, तो आपकी मर्जी, आपका दिमाग जो चीज प्रोसेस कर पा रहा है आप उसको करो, जो चीज नहीं कर पा रहा उसको नहीं करना। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस दो जर्नल एंट्री आपको मिलता है एग्जाम में 4 मार्क और आपकी आ जाती है एग्जाम्शन। हो गया?
एग्जाम्पशन कितना है? 60 है 65? 60। हमारे पास स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है। पॉइंट नंबर 1 में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए था। पॉइंट नंबर 1 में दिक्कत नहीं होना चाहिए था। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में क्या बोला है? पहले तो जर्नल पास करना है। चलो जी जर्नल पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका क्या होता है? रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट? पीएनएल तो ठीक ही है इसमें, फिर क्यों reconciliation? कहां पीएनएल ठीक है? पीएनएल एसेट साइड में दिया हुआ है। पीएनएल ऐसे साइड में नहीं रहता क्या? अरे पीएनएल एसेट साइड में कब आता है? जब उसका डेबिट बैलेंस होता है तब, मतलब लॉस। तो रिटेन अर्निंग तो एक तरह से लायबिलिटी हो गया। हाँ, तब वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं ना। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर खत्म हो गया। तुम ऐसा बहका बहका बात कर रहे हैं। हम 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, भूल ही चलो आओ, अब देखो ऑन 1 अप्रैल द कोर्ट अप्रूव द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। हमारे पास जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च का है। यहां पे पहले बोला ईच इक्विटी शेयर शैल बी सब डिवाइडेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहां पे देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी बदलेंगे और फेस वैल्यू भी बदल रहा है। आफ्टर सच सब डिवीजन इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय 40%। अब यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बदल रहा, सिर्फ वैल्यू बदलेगा। दो चीज होता है, यदि आपने इतने सारे क्वेश्चन में फोकस किया होगा, एक एंट्री करते हैं हम इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर, वहां पे हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड फेस वैल्यू दोनों बदल रहे हैं। बट एक क्वेश्चन किया हमने इक्विटी शेयर टू रिकंस्ट्रक्शन, वहां पे हमारे नंबर ऑफ जो इक्विटी शेयर पहले होते हैं ना वही रहते हैं, सिर्फ शेयर्स का फेस वैल्यू बदल रहा होता है। पहले वाले में नंबर और वैल्यू दोनों, मतलब वहां पे इक्विटी टू इक्विटी होगा। तो हमारा पहला एंट्री क्या होगा, आइए जी करते हैं आप लोगों के साथ में एग्जाम का क्वेश्चन। बट हमेशा ध्यान रखने का एग्जाम में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आपका फेवरेट टॉपिक में से क्वेश्चन है और आप फंस जाओ, आप उस पॉइंट को इग्नोर कर दो, भूल जाओ कि वो पॉइंट उस क्वेश्चन में है, उसको इग्नोर करके पूरा सॉल्व कर लो, क्योंकि वो आपसे होगा नहीं। यदि आप उसको लेके बैठे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, मतलब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे प्लस आपका पेपर भी छूटेगा। अब आपके आगे के सारे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। बेटर क्या होता है, उस पॉइंट को इग्नोर कर दो, भूल ही जाओ एक पॉइंट, उस स्पेसिफिक पॉइंट का स्टेप मार्किंग होगा। आप भूल गए कोई बात नहीं, 14 मार्क का क्वेश्चन, उस स्टेप मार्किंग का मैं मानता हूं 4 मार्क होंगे उस पॉइंट के, लेकिन 10 मार्क तो आपको बाकी क्वेश्चन से मिलेगा ना, और टाइम भी बचेगा तो आप बाकी पेपर कर पाओगे। तो कभी भी जिद में नहीं आने का, नहीं इसका तो क्या करेंगे राम, ये नहीं होगा तो मैं आगे का तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता अकाउंट्स में। एक पॉइंट का रेलिवेंसी हटा दो ना, डुअल इंपैक्ट की वजह से आपका बैलेंस शीट लास्ट में जाके तो मैच कर ही जाएगा ना, बस उस एक पॉइंट का तो डिफरेंस है, बस उस एक पॉइंट का स्टेप मार्किंग काटने दो, प्रॉब्लम क्या है, ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है, या स्पेस छोड़ दिया करो उसका। तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, पहला जर्नल एग्जाम में नरेशंस लिखना होता है, ठीक है। ये कितना फेस वैल्यू वाला, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे, 60 लाख बोले तो 60,000 इंटू 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने नंबर ऑफ हो गए, 10 रुपए का एक बना दिया, मतलब 6 लाख इक्विटी शेयर्स। ये हो गया हमारा पहला एंट्री। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नरेशंस ऑलरेडी हमने बाकी क्वेश्चंस में जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। इसके बाद क्या बोला, अब मेरा जो 10 रुपए फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर्स है उसमें से क्या हो रहा है, 40% फॉरगिव हो रहे हैं, माफ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं वो, तो यानी 6 लाख इक्विटी शेयर्स का 40% 2,40,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 रुपए, 24 लाख गिव अप हो रहा है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन लिखो, रिकंस्ट्रक्शन लिखो, बात एक ही है। ये एंट्री क्लियर है क्या? कम इंटरेस्ट क्या होता है?
हाँ, एक होता था एक्स इंटरेस्ट और एक होता था कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब उस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। और कम इंटरेस्ट का मतलब जिसने भी ये प्राइस कोट किया है उसने इंटरेस्ट ऐड करके कोट किया। नहीं, यू हैव टू चेक कंपनी का प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट कब था, अभी बताता हूं मैं, विल टच इन दैट पॉइंट। यहां तक क्लियर है बाबा, सबको क्लियर है? Preference share dividend are in arrear for last 4 years. Preference shareholder agreed to waive 75% of their dividend claim. इसका कोई एंट्री होगा क्या? हमने बुक्स में प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर रिकॉर्ड ही नहीं करके रखते, तो उन्होंने माफ भी कर दिया, तो खत्म, अनरिकॉर्डेड कैंसिल एंड एक्सेप्ट पेमेंट फॉर द बैलेंस। लेकिन बाकी बचा हुआ 25% के लिए तो पैसा ले रहे हैं ना, तो टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड कितना एरियर में होगा? 21 लाख रुपीस फेस वैल्यू, 8% का डिविडेंड हर साल देना है, 1,68,000 एक साल का इंटू 4 ईयर्स, यानी 6,72,000, उसका 25% हमें पे करना है ना, यानी 1,68,000। 21 लाख पे हर साल 8% का डिविडेंड देना होता है, तो 21 लाख का 8% होता है 1,68,000, ठीक है। 4 साल से हमने नहीं दिया, मतलब हमने कितना रुपए नहीं दिया? 6,72,000 नहीं दिया, राइट। अब उसमें से उन लोग 75% तो माफ कर रहे, बोले भूल जाओ, नहीं चाहिए हम लोग को, लेकिन बाकी 25% आज हमें देना पड़ेगा। तो 6,72 का 25% ही तो हमें देना है, दैट इज 1 लाख। इन शॉर्ट उन लोग क्या कर रहे हैं, 4 साल का डिविडेंड एरियर में था, उसमें से 3 साल का माफ कर रहे हैं और 1 साल अपना मांग रहे हैं अभी, तो हम पे कर देंगे। क्या होगा एंट्री? यस, तो जोर से कहीं नहीं बोलता है। कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,68,000। क्लियर है? हाँ। अब है असली पॉइंट, जहां पे बत्ती गुल मीटर चालू था। ओन डिबेंचर ऑफ ₹2,40,000, नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू, यानी इतना रुपए फेस वैल्यू वाले खुद के डिबेंचर हम बेच रहे हैं एट ₹98 कम इंटरेस्ट, एंड द रिमेनिंग ओन डिबेंचर वेर कैंसल्ड। ओके, अब यहां पे देखो ओन डिबेंचर होता क्या है, कंपनी को डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना होता है आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो डिबेंचर रिडम्पशन का वन ऑफ द मेथड था परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, ओपन मार्केट से खरीद लो और उसको अपने बुक्स में लाके कैंसिल कर दो। इट इज वन ऑफ द मेथड वी हैव लर्न इन डिबेंचर फाउंडेशन के अंदर में, राइट। अब जब आप ओपन मार्केट से खरीदते हो, जब हम खरीदते हैं ना, तो मेरे खुद के डिबेंचर इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट में पड़ा है, हमने टोटल कितना फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीद रखा है? 6 लाख रुपए का। हमने 6 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिबेंचर 5,76,000 में ही खरीद लिया मार्केट से। अरे भाई फायदा हो रहा है तभी तो खरीदा, क्योंकि रिडम्पशन के टाइम बेयर मिनिमम फेस वैल्यू तो पे करना ही होता है। आपको मार्केट में सस्ता में मिल रहा था, आपने मार्केट से ही खरीद लिया। अब यानी इन शॉर्ट कहना इसे, मैंने एक डिबेंचर कितने में खरीदा? टोटल 6 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीदे आपने, यानी एक डिबेंचर कितने रुपए में खरीदा है, बता सकते हो? तो नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया तो नहीं निकाल सकते क्या? 6 लाख रुपीस फेस वैल्यू है और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए होता है, तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर खरीद लिया हमने? 6,000 डिबेंचर। और खरीदा कितने में? 5,76,000 रुपीज में खरीदा है, डिवाइडेड बाई 6,000। इसका मतलब हमने हर एक डिबेंचर कितने में खरीदा? कैसे निकाला 6,000? अरे तुमने कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर खरीदे? 6 लाख। 6 लाख, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर हुए? 6 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, एक डिबेंचर का 100 रुपए। फेस वैल्यू का निकाल,
खुद के डिबेंचर ही खरीदेंगे ना हम। हमारे बुक्स में जो लाइबिलिटी पड़ी है वो हमने मार्केट से खरीदा, फिर कैंसिल कर देंगे आपस में। तो हमने 96 में हमने कितने डिबेंचर्स बाई कर लिए? 6000। तो हमें परचेज रेट तो निकालना पड़ेगा। 6000 डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदा है बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 5,76,000, यानी पर डिबेंचर आपने कितने में खरीदा? 96 में खरीदा। अब ये 96 वाले जो डिबेंचर्स हमने खरीदे हैं, इसमें से कुछ डिबेंचर हम वापस बेच रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे, वापस ओपन मार्केट में बेच रहे हैं 98 रुपीज में। कितने डिबेंचर्स बेच रहे हैं? 2400 डिबेंचर्स बेच रहे हैं। इफ 2,40,000 फेस वैल्यू है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना हुआ? 2400 डिबेंचर्स हम ओपन मार्केट में वापस बेच रहे हैं। तो जब आप ओपन मार्केट में बेच रहे हो वापस, तो पैसा आएगा 2400 डिबेंचर बेचा कितने रुपए में? 98 कम इंटरेस्ट में। ठीक है, अब कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है उसमें इंटरेस्ट अलग से ऐड होगा, और कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड है। अब ये इंटरेस्ट पार्ट कैसे चेक करते हैं? इंटरेस्ट पार्ट हम चेक करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया होगा? सोचो, कंपनी ने सपोज लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च को दिया। यू आर द इन्वेस्टर इन कंपनी जिसने डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है। अब तुमने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी 31 मार्च को इंटरेस्ट दी है, और कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है। सपोज कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है, तो कंपनी नेक्स्ट इंटरेस्ट कब देगा? 30 सितंबर। अरे 31 मार्च को यदि कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है तो 6 महीने का नेक्स्ट इंटरेस्ट कब देगी कंपनी? 30 सितंबर, राइट। अब तुमने क्या किया? 30 जून या फिर 1 जुलाई को तुमने वो डिबेंचर मुझे बेच दिए। 1 जुलाई को तुमने वो डिबेंचर मुझे बेच दिए। अब मेरे पास आ गए डिबेंचर। तो बताओ 6 महीने बाद कंपनी अब क्या तुम्हें 3 महीने का इंटरेस्ट देगी क्या? इंटरेस्ट किसको मिलता है? डिबेंचर होल्डर को, बियरर ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर तो मेरे पास आ गया। अब मेरे पास लॉजिकली इंटरेस्ट कितने महीने का आना चाहिए? मैंने तो जुलाई में इन्वेस्ट किया, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का आना चाहिए। लेकिन कंपनी को ये नहीं समझ में आता है। कंपनी बोलती है लास्ट डेट से लेके इंटरेस्ट डेट तक। तो कंपनी तो मुझे पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट देगी। तो इससे तो मुझे फायदा हो गया ना, और तुम्हें नुकसान हो गया, क्योंकि तुमने तो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा होल्ड किया था। एटलीस्ट 3 मंथ का इंटरेस्ट तो तुमको मिलना चाहिए। बट कंपनी बोलेगी तुम्हारा नाम तो अब डिबेंचर होल्डर की लिस्ट में है नहीं, तो हम तो तुम्हें इंटरेस्ट दे नहीं सकते। तो तुम क्या करोगे? जब मुझे बेच रहे होंगे ना, उसी टाइम मेरे से 3 महीने का इंटरेस्ट ले लोगे, क्योंकि मुझे तो 6 महीने का मिलेगा। तो तुम क्या बोलोगे? 3 महीना तो मुझे मिलना चाहिए ना। तो सेल करने के टाइम ही तुम मुझे एक ऐसा प्राइस कोट कर रहे हो जिसमें वो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। आई बात समझ में? तो मैं उस इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंस अलग से रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि इंटरेस्ट इज नॉट ए कॉस्ट फॉर मी। क्योंकि जो आज मैंने एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया है वो तो मुझे कंपनी से वापस मिल जाएगा ना। मैंने आपको 3 महीने का इंटरेस्ट आज दे दिया, लेकिन कंपनी से तो मेरे पास 6 महीने का इंटरेस्ट आ ही जाएगा। तो जो मैंने आपको 3 मंथ्स का दिया वो मेरे पॉकेट में आ गया, और 3 मंथ्स तो आई डिजर्व इट बिकॉज मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो मेरे लिए इनकम है, राइट। तो जो पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा, क्या वो मेरा कॉस्ट होता है क्या? कभी भी नहीं होगा। इसीलिए इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट बनता ही नहीं है। तो जब हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं ना, तो उसमें से इंटरेस्ट हटा देते हैं। और यहां पे देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज पेड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, मतलब एनुअली इंटरेस्ट दिया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं? 1 अप्रैल को ही तो सेल कर रहे हैं, तो इसमें इंटरेस्ट का कोई फंडा ही नहीं आया। ऐसे लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए 98 कम इंटरेस्ट। अब ये चाहे 98 कम इंटरेस्ट लिखो, 98 एक्स इंटरेस्ट लिखता, तब भी फर्क नहीं पड़ता। उसमें हम इंटरेस्ट अलग से लेते हैं। मतलब 98 तो कॉस्ट प्राइस हो गया, उस पे और इंटरेस्ट लेंगे अलग से। तो इसमें इंटरेस्ट ऐड करते। अब वो तो डिपेंड करता नहीं, यहाँ पे तो मेरा 31 मार्च ही है, तो कुछ बनता ही नहीं ना, क्योंकि कंपनी ने 31 मार्च को इंटरेस्ट दिया है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं सामने वाले को, तो हमें क्या मिलता? बैंक में पैसा आता 98 रुपीज तो आते ही आता, प्लस इंटरेस्ट और ऐड करो 3 महीने का। एक्स इंटरेस्ट के केस में, कम इंटरेस्ट का केस में मेरे पास टोटली 98 आता, जिसमें से कुछ पार्ट इंटरेस्ट का है, वो हम कैलकुलेट करते 3 मंथ्स का, तो वो 2 इंटरेस्ट इनकम होता। फिर हमारी एंट्री ये होती
बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू इंटरेस्ट। एक्चुअल एंट्री यही होती, बस कैलकुलेशन में फर्क आता। तो जैसे अभी 98 का 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकलता है आपका? फेस वैल्यू पे निकलता है इंटरेस्ट। तो तुम कितना फेस वैल्यू को बेच रहे हो? 2,40,000। हाँ, तो 2,40,000 10% डिबेंचर है 10%। इंटू 3/12। तो मेरा ये जो 6,000 का खर्चा है ये हम अलग से दिखाता है। हाँ, वो इंक्लूडेड होता 98 वाली वैल्यू में। तो यहाँ पे इस केस में समझ में आया कि हम 98 में बेच रहे हैं, खरीदा 96 में था। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2400 इंटू 2 लाख। लेकिन हमारे बुक से ऑन डिबेंचर कितने का जाएगा? वो तो हमने 96 पे रिकॉर्ड कर रखा है। 2 रुपए का तो फायदा हुआ ना। फायदा कहां चला जाएगा? क्लियर है कंसेप्ट? ये सब सरप्राइज क्वेश्चन होते हैं। मैंने बोला ना, कभी कभी आप इतनी दुआ कर लेते हो, आपकी दुआ एक्सेप्ट तो हो जाती है, बस उसमें टीएनसी लग जाती है। लेकिन सर ये थोड़ा पॉइंट और इन्वेस्टमेंट चैप्टर से रिलेटेड है ना? इन्वेस्टमेंट में हाँ, इन्वेस्टमेंट में भी सीखता है अपन, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में एक तरह से। लेकिन वहां पे क्या करते हैं, वहां हम एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग किया हमने। ये क्लियर है? तो टोटल हमने डिबेंचर्स कितने खरीद के रखे थे? ओन डिबेंचर 6,000, उसमें से 2,400 तो वापस बेच दिया, और बाकी का क्या करना है? कैंसल करना है। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000 नहीं, हमारे बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है वो? 3,600 डिबेंचर्स बचे, 96 में खरीदा था हमने, 345,600, राइट। अब इसको कैंसिल कर रहे हैं, मतलब हम हमारी डिबेंचर्स की लाइबिलिटी हमारे पास ही है, तो टू 10% डिबेंचर वो लाइबिलिटी भी चली जाएगी। 3,600 इंटू 100 रुपए की, सॉरी एंट्री उल्टा कर दिया, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3,600 इंटू 100 रुपए 3,60,000 टू ओन डिबेंचर अकाउंट 3,600 इंटू 96 रुपीज पे रिकॉर्डेड है वो, तो 3,45,000 टू फायदा चला जाएगा कहाँ? रिकंस्ट्रक्शन में या फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 345 कितना था? 600, 14,400। बस यही 2 पॉइंट थे इस क्वेश्चन को अनोखा बनाने के लिए, काफी था। एग्जाम में आपकी हवा उड़ाने के लिए काफी थे ये 2 पॉइंट। या तो आपको पूरे फाउंडेशन पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ था, रिकॉल था, तब तो ये हो जाता, वरना भूल जाओ, वरना तो नहीं हो पाता। और फाउंडेशन में भी आपने ये पढ़ रखा होता है, ये तो पढ़ा ही नहीं है भाई, कि खुद का डिबेंचर पहले मार्केट से खरीदा, नॉर्मली हम खरीदते हैं कैंसिल करने के लिए, वापस से मार्केट में बेच दिया। ये तो अनोखा चीज ही था। पहले कंपनी ने खुद का ही डिबेंचर खरीदा और पर्पस एक ही होता है कैंसिल करने के लिए, किया ही नहीं, वापस मार्केट में बेच दिया कि छोड़ो यार, हाई वैल्यू मिल रहा है, प्रॉफिट कमा लेते हैं। ऐसे कौन करता है? अब ठीक है, पेपर सेटर अपनी ही दुनिया में था कि घुमाना है, इस बार तो बच्चे को मारना ही है इसमें, तो मारो। क्लियर है ये 2 एंट्रीज? ये था नंबर 4 एंड नंबर 5। अब तो सारा इजी इजी है। डिबेंचर होल्डर ऑफ ₹6 lakh agreed to accept one machinery of book value 9 lakh in full settlement। अच्छा जी, ठीक है, तो दे दो इनको। 10%
डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 6 लाख वाले डिवेंचर को हमने क्या दे दिया, मशीनरी दे दिया, कितने रुपए का, नुकसान हो गया यहाँ तो कंपनी को। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तब तो करना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना था भाई, ये एक छोटा सा नुकसान, क्या पता बुक्स में 9 लाख का दिख रहा है, क्या पता एक्चुअल में मशीनरी का वैल्यू ही नहीं हो। इंटरेस्ट तो बचेगा आने वाले समय में कि भाई लाइबिलिटी कम करना अभी अपने को। क्योंकि मशीनरी वो पीपीई से कम हो जाएगा ना। हाँ क्लियर है, आगे बढ़े, जोर से बोलो। हालेलुया। देख जीसस की जय श्री जीसस। क्या, जय श्री जीसस। जय श्री जीसस। रिमेनिंग पीपीवी वेर वैल्यूड एट 60 लाख, यानी 9 लाख का तो पीपीई गया, टोटल पीपीई था कितना हमारे पास 72 लाख, उसमें से 9 लाख का तो दे दिया, बचा 63 लाख। रिमेनिंग पीपीई का वैल्यू कितना है 60 लाख, यानी कम करना पड़ेगा 3 लाख से और नुकसान। जीसस आ गया उसके अंदर, जीसस ने यीशु इशू, कौन सा इशू हो गया, यीशु यीशु ने यीशु। और भी तो है ये सब साथ में। मारेगा कोई हमको रिकॉर्डिंग सुन के। रिकॉर्डिंग हो रहा है। उल्टा पुल्टा बुलाता तुम लोग मेरे मुंह से। कॉपीराइट है, कॉपीराइट नहीं वो है रेस्ट्रिक्शन। सामाजिक कुछ तत्व ये सब पता नहीं और क्या क्या लगा देंगे मेरे ऊपर। भाई साहब India is secular nation. एक टेबल के रिसीवर इन्वेंटरी पर वैल्यू डेट ये क्लियर है नंबर 7 तक। आगे क्या बोला, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरीज वेर वैल्यूड एट दिस, क्या बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ट्रेड पेबल्स 15 लाख का हो गया, कितना का था 16 लाख 80, कम हो रहा है, बढ़िया बात, फायदा हो रहा है। और ट्रेड रिसीवेबल्स 13 लाख के हो गए, पहले कितने थे 1375, कम हो रहा है, नुकसान। 9,44,000 का इन्वेंट्री, पहले कितना था 9,80,000 का, ये भी कम हो रहा है तो नुकसान। तो बस एंट्री कर दो। क्या करेंगे, ट्रेड पेबल्स को कम करना है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री भी हो सकता है, चलो वो नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में भी क्लिक नहीं करता ना आपका, तो छोड़ो। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना 1,80,000। फिर इसी पॉइंट में और एक एंट्री है, आप इन दोनों एंट्री को मर्ज करके कर सकते थे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स टू इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से कम हो रहा है 75,000 और इन्वेंट्रीज तो टोटल हो गया 1,11,000। और भी है क्या, और क्या है, वो तो कर दिया ऊपर ही 7 नंबर में। सब साथ में गुडविल 81,000, गुडविल भी है और पीएनएल भी है। गुडविल को भी राइट ऑफ करना है क्या, हाँ 81,000 ठीक है 81,000 और बोलो। पीएनएल 12। टू प्रॉफिट एंड लॉस 12,35,000। बैंक अकाउंट 60,000। बैंक अकाउंट मतलब पे करना है क्या कुछ पेनल्टी वगैरह। हाँ हाँ टू बैंक अकाउंट 60,000 और कुछ 14,80,000। कुछ बच गया होगा कैपिटल रिडक्शन में, टू कैपिटल रिजर्व वो भी डाल दो इधर 344,200। तो टोटल बता दो मेरे को 1831,200।
सर ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट का जो लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है ये इग्नोर करना है। क्या चीज? हाँ, इग्नोर करना, कोई काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि ये अदर देन बिगिनिंग ऑफ द ईयर कोई सेल वेल करता ना, तब कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का फंडा आता। एक्चुअली जब भी कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है तो हमें पता होना पड़ेगा कि कंपनी इंटरेस्ट कब कब पे करती है। अब यहाँ पे तो कंपनी 31 मार्च को पे करती है और हमने 1 अप्रैल को ही बेच दिया। यदि हमने कोई और डेट में बेचा होता तो जिसको भी बेच रहे हैं हम उससे इंटरेस्ट लेते, और जब डिबेंचर कैंसिल भी करते तो वहां पे भी इंटरेस्ट का पॉइंट आता। हाँ, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट में भी कुछ नहीं होता, बिकॉज हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी 30 सितंबर और 31 मार्च ही होता है। इफ हाफ ईयरली तुम्हारा कैलेंडर ईयर के हिसाब से डिसाइड किया हुआ रहता तब बहुत कुछ होता। कैलेंडर ईयर के हिसाब से तुम्हारा क्या होता है? जून और दिसंबर। कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया होगा? दिसंबर। अब तुम 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं तो जैन फेब मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट सामने वाले से रिकवर करता। तो 3 महीना का आ जाता। हाँ, जो 98 कम इंटरेस्ट है ना, हाँ। उसमें 3 महीना का इंटरेस्ट का वैल्यू अलग करते। बैंक टू ओन डिवेंचर्स टू डिवेंचर इंटरेस्ट। हाँ, फिर जो प्रॉफिट लॉस था फॉर वो डिवेंचर इंटरेस्ट चला जाता कैपिटल रिडक्शन में। इनकम ही है ना तुम्हारे लिए, तो वहां फिर वो कंसेप्ट आता। यहाँ पेपर ने सेटर ने डाल भी दिया, कंफ्यूज भी कर दिया, और इतना इन डेप्थ वो डाल भी नहीं पाता, पता नहीं क्यों जबरदस्ती किया। ठीक है, अब बाकी 2 चीज तो बना पाओगे, जर्नल से ही पोस्टिंग करना है, एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है और एक बैंक अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल रिडक्शन तो बराबर हो जाएगा और बैंक अकाउंट का कुछ बैलेंस आएगा, जो भी आ रहा है वही आएगा।